खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में 10, अलीगढ़ में 3, झांसी में 3, फिरोजाबाद में 2, हाथरस में 2, सिद्धार्थनगर में 1, बिजनौर में 1 और कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 3100 हो गई है, जिनमें से 1832 सक्रिय हैं। 1080 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मऊ और आजमगढ़ ऐसे जिले बने हैं जहां एक भी एक्टिव मरीज नहीं है, जबकि चित्रकूट नया जिला है जहां पर 3 मरीज सामने आए हैं। तो पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चित्रकूट में 3 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। एक 1080 लोग पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। इन सब के बीच चित्रकूट में 3 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। यूपी में 1832 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, यानी कि लगभग 1832 ऐसे मामले हैं जो एक्टिव केस है अभी भी। तो प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3100 पहुंच गया है ये आंकड़ा, जिसमें से 1000 से लगभग 1200 लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। इन सब के बीच 1800 लगभग ऐसे केस हैं जो इस समय प्रदेश में एक्टिव हैं। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, यूपी में 1832 कोरोना के सक्रिय एक्टिव केस है यहाँ पर, और पूरे देश के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से देखा जाए बात पूरे देश की करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। 3000 के पार हो गई है संख्या। बिल्कुल अनन्या, ये आंकड़ा 3100 क्रॉस कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, और खास करके लखनऊ, नोएडा, कानपुर, मेरठ ऐसे जिले हैं जहां पे आंकड़े में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। सरकार रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अब तक उत्तर प्रदेश में 31 से जो कोरोना पॉजिटिव के केस आए थे उसमें 1762 एक्टिव केस हैं, जबकि 1153 जमाती इसमें शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि 1250 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी का स्तर है, जो अनुपात है, वो अन्य राज्यों से बेहतर है। साथ ही जो कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही हैं वो भी उत्तर प्रदेश में अनुपात के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। उसका अनुपात अन्य राज्यों की अपेक्षा, चाहे गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, उसकी अपेक्षा कम है। फिलहाल ये आंकड़ा 3100 उत्तर प्रदेश में क्रॉस कर चुका है। लखनऊ की अगर बात करें तो कैसरबाग के 6 एरिया को सील किया गया है। वहाँ एक सब्जी वाले से कोरोना संक्रमित आधा दर्जन लोगों में फैलने की आशंका है। उस पूरे एरिया को सील करके लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि कानपुर, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद में भी यही स्थिति सामने आ रही है। हालांकि सरकार रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार जो खास करके जो महानगर या बड़े शहर हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद या गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से देखा जाए 1800 लगभग ऐसे केस है जो इस समय एक्टिव है और 1200 लगभग 1100 ऐसे लोग हैं जो ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इन सब के बीच लगातार अगर हम बात करें, आंकड़ा बढ़ रहा है। 3 जोन में डिवाइड किया गया है पूरे देश को, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। तो उसको देखते हुए तमाम जगह है जहां पर तमाम तरह की छूटें भी दी गई हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर किस तरह की क्या कुछ रियायत दी गई है?
माफ कीजिएगा, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर कौन किस तरह की रियायत दी गई है? देखिए उत्तर प्रदेश को 3 जोनों में बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। खास बात यह है कि जो ग्रीन जोन है वहाँ पे उन सभी सुविधाओं को चालू रखा गया है जहाँ पे कोरोना संक्रमित के एक भी मरीज नहीं है। ऐसे वो जिले हैं जो ग्रीन जोन में आ रहे हैं, जबकि ऑरेंज जिले में आने जो जिलों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे थोड़ी बहुत रियायत दी गई है, ढील दी गई है, लेकिन वो ग्रीन जोन की स्थिति नहीं है। जबकि रेड जोन में खास करके जो उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, जो खास करके इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, उनको छोड़ करके और क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वही स्थिति है जो रेड जोन की है। लेकिन कुछ जरूरी दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। लेकिन जो हॉट स्पॉट एरिया है जैसे लखनऊ अगर रेड जोन में है तो थोड़ी बहुत रियायत यहाँ भी दी गई है दुकानें खोलने के लिए या जो भी उद्योग हैं खोलने के लिए, लेकिन हॉट स्पॉट क्षेत्र को पूरी तरीके से सील रखा गया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को 3 जोनों में डिवाइड किया गया है और हर एक दूसरे जोन में बदलाव की स्थिति 14 दिन या 21 दिन रखा गया है कि एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव के केस नहीं आ रहे हैं तो 21 दिन के बाद उसको ग्रीन जोन में परिवर्तन कर दिया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो ऑरेंज जोन है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लगभग में 67 जिले ऐसे हैं जो कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। हालांकि कई जिले ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हुए हैं, लेकिन टोटल अब तक उत्तर प्रदेश में 67 जिले कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें कुछ जिलों को कोरोना मिलने के बाद, कोरोना पॉजिटिव संक्रमित केस मिलने के बाद कोरोना मुक्त भी घोषित हुआ है। तो इस तरीके से सरकार ने डिवाइड किया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए थोड़ी बहुत रियायत सभी जोनों में सरकार ने दिया है। ठीक है, अब चलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। कोरोना महामारी के दौर में सरकारों को 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो कोरोना से लड़ाई में उनका खर्च बेतहाशा बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन की वजह से सरकारी खजाने में आने वाले धन लगभग थम सा गया है। यूपी सरकार की भी कहानी इससे जुदा नहीं है। सरकार को टैक्स के रूप में मिलने वाला पैसा बिल्कुल ही रुक गया है। हालांकि कोई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे खजाने को थोड़ा भरा जा सके। सरकार राजस्व घाटे को कम करने और फंड जुटाने के जतन में कई कदम उठा रही है। सरकार ने फंड बचाने के लिए विधायक निधि को खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती भी कर दी है। विधायक को हर साल 2 करोड़ रुपया विधायक निधि में मिलता है। ये पैसा अब कोविड फंड में जाएगा। अभी यूपी में कुल 400 विधायक है, यानी 800 करोड़ का इंतजाम फंड को रोककर किया गया है। वेतन में कटौती से भी काफी पैसा बचेगा। सरकार ने कर्मचारी को डीए नहीं बढ़ाया, ऊपर से कुछ विशेष भत्तों को भी साल भर के लिए रोक दिया है। इन दोनों कदमों से यूपी सरकार 15,000 करोड़ रुपए सालाना बचा पाएगी। पंकज हमारे साथ इसके लिए लाइव बने हुए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, जिस तरह से देखा जाए यूपी सरकार तो ठीक ही है। यूपी सरकार की अगर हम बात करें, लगभग हर राज्य को कहीं ना कहीं 2 लड़ाइयों से लड़ना पड़ रहा है। एक तो कोविड-19 से तो लड़ना ही पड़ रहा है, ऊपर से जो फंड है, जो फाइनेंशियली इशू है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और पूरा देश जिस तरह से लॉकडाउन है, तो राज्यों में जो राजस्व आता है वो भी कहीं ना कहीं ठप हो गया है। पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनन्या, एक बार सवाल दोबारा रिपीट करिए। पंकज, जिस तरह से देखा जाए, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ और भी तमाम राज्य ऐसे हैं जिनको 2 लड़ाई से लड़ना पड़ता है। एक तो कोविड-19 और एक ये कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इशू हो गए हैं। जो राजस्व प्राप्त होता था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ठप हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है लगातार। बिल्कुल, देखिए राजस्व ठप हुआ है, सरकार उसी के लिए निर्णय लिया है, चाहे वो आबकारी विभाग में शराबों की बिक्री पे अतिरिक्त टैक्स के रूप में बढ़ाना हो, या फिर शराब और जो खास करके जो डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो, या फिर जो उनके विधायक एमएलसी और एमएलए हैं उनके वेतन में 30% की कटौती हो, या उनके विधायक निधि को कोविड फंड में जो उनका था वो लेने की बात हो। इसके साथ साथ सरकार ने और कई निर्णय लिए हैं। जो कर्मचारियों के हैं वो महंगाई भत्ते सहित कुछ भत्तों में कटौती की गई। सरकार इससे जो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के दौरान राजस्व का जो घाटा है उससे उभरने के लिए, चूंकि आर्थिक स्थिति भी फाइनेंशियली बहुत जरूरत है, ऐसे में सरकार इन 3-4 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि प्रदेश सरकार को आर्थिक मोर्चे पे
कोरोना जो कोविड-19 है उससे लड़ा जाए। जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो सरकार ने 3-4 निर्णय राजस्व बढ़ाने के लिए 2 निर्णय, जबकि कोविड-19 फंड में खास करके जो कर्मचारियों के टीएडीए के साथ साथ जो विधायकों के वेतन कटौती की बात की है वो उसी के तहत निर्णय लिया गया है राजस्व को देखते ही। बिल्कुल साफ तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया गया है, विधायक निधि को काटा जाएगा, विधायकों की और सांसदों की जो भी दी जाती थी जो भी सुविधाएं उसमें कुछ कटौती की जाएगी। अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो उससे काफी ज्यादा सरकार को फायदा होगा लगभग इस साल की अगर हम बात करें तो। गुजरात के नाडियाड से 1219 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन देर शाम बस्ती के रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां आने वाले में प्रदेश के 39 अलग अलग जिलों के लोग शामिल हैं। ये सभी लोग गुजरात के नाडियाड से यहां लाए गए हैं। बस्ती से उनको अलग अलग 40 बसों से उनके जिले में भेजने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित समय से 2.5 घंटे देरी से 5 बजे पहुंची ट्रेन से सभी सवारियों को एक एक करके उतारा गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को प्लेटफॉर्म पर बने सफेद गोले से लेकर होकर ही बाहर निकाला गया। टिकट काउंटर के पास मौजूद मेडिकल टीम ने सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की। उसके बाद उन्हें बस में बैठने की मंजूरी दी गई। बसों के पास भी प्रशासन की टीम मौजूद रही। और वही डीएम अजय शंकर पांडे का कहना है कि 800 से ज्यादा प्रवासी लोगों ने राजस्थान जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन गाजियाबाद में औद्योगिक इकाइयां शुरू होने के बाद सिर्फ 250 के आसपास लोग ही राजस्थान के लिए रवाना हुए थे। गाजियाबाद में औद्योगिक इकाइयां शुरू होने के बाद मजदूरों में विश्वास जगना शुरू हो गया है और जैसे ही उनको रोजगार मिला है तो अब वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। मेरा नाम अर्षित त्यागी है। मैं कोटा का रहने वाला हूँ। मैं अभी गाजियाबाद में था। यहाँ पे 1 महीने से लगा हुआ था लॉकडाउन के द्वारा। अभी यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई योजना की गई है, पूरी व्यवस्था करी गई है पुलिस योजना की गई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और मैं गवर्नमेंट का पूरा धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस व्यवस्था के लिए। बहुत शुक्रिया। इसलिए हम गांव को जाना चाह रहे हैं। हमें रामलीला ग्राउंड पे सूचना मिली थी, गाड़ी जा रही थी। अब उसके बाद हम यहीं रहेंगे, काम चालू हो गया हमारा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जो राजस्थान राज्य के श्रमिक हमारे जनपद गाजियाबाद में हैं उनको बसों के माध्यम से भेजा जाना था। कुल 800 से ऊपर प्रवासी राजस्थान के लोगों ने अपने राज्य लौटने के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन 250 के आसपास ही लोग जाने के लिए तैयार हुए और उनके लिए व्यवस्था बस की कराई गई थी। उनके खाने पीने का प्रबंध किया गया था और जो भी इच्छुक लोग जाना चाहते थे उन सबको बहुत ही सुविधा के साथ यहाँ से रवाना किया। लॉकडाउन में करीब 45 दिन बाद दूसरे दिन खुली शराब की दुकानों पर पुलिसकर्मियों की निगरानी में शराब बेची गई। सुबह होते ही लोग शराब लेने के लिए ठेकों पर पहुंच गए। आबकारी विभाग ने इसके लिए बाकायदा शराब की दुकानों के बाहर गोले बनाकर आपसी दूरी बनाए रखने का नियम लागू किया गया। शराब खरीदने वालों के लिए मास्क लगाना भी जरूरी है। दुकान के सेल्समैन ने पहले ग्राहक के हाथ भी सैनिटाइज कराए। लॉकडाउन में शराबबंदी का फैसला लिया गया था, जिसे अब हरी झंडी दिखा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशों का बिल्कुल सख्ताई से पालन कराया जा रहा है। ये ध्यान रखा जा रहा है कि लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन करना है उनको 6-6 फीट की दूरी पर वैसे खड़े रहें। हाथ प्रॉपर्ली सैनिटाइज कराए जा रहे हैं ताकि साफ़ सफाई की कोई भी इस तरह से कोई परेशानी ना आए। ये बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है कि लोग ज़्यादा मात्रा में भी शराब न लेने पाएँ ताकि जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से बनी रहे। और उत्तराखंड में कई प्रदेशों से मजदूर आ रहे हैं। लक्सर में इस समय 400 से ज्यादा प्रवासी मजदूर मौजूद हैं, जिनके खाने पीने का बंदोबस्त स्वयंसेवी संस्थाएं उठा रही हैं। उत्तराखंड की सभी सीमाएं सील होने के बाद भी दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूर उत्तराखंड में घुसने में इतनी बड़ी तादाद में कामयाब हो रहे हैं। जब एसपी देहात
स्वप्न किशोर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिला हरिद्वार के दूसरे प्रदेशों से लगी सभी सीमाएं पूरी तरह सील कर रखी हैं, लेकिन सीमाएं पूरी तरह से कवर न होने के कारण खेत खलियान और गांव के रास्तों से ये मजदूर उत्तराखंड की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन इन्हें नौकरी में कामयाब हो रही है। हमारे जितने भी उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज में हर थाना, हर नाके पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, लेकिन फिर भी चूंकि ये पोरस है, खुले हुए इलाके हैं, खेत खलिहान सब कुछ है, इसलिए कुछ लोग कहीं कहीं से पिलफरेज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी सफलता है कि वे अंततः उत्तराखंड के किसी भी कोने में कहीं न कहीं फिल्टर हो जा रहे हैं, ट्रैप हो जा रहे हैं। यही हम कर सकते हैं कि अपने स्तर पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और उन लोगों को कहीं भी इधर उधर मूव ना करने दें, क्योंकि अगर वो मूव करते हैं तो लॉकडाउन का हमारा मूल पर्पज फेल हो जाएगा। इसलिए कोशिश हमारी यही है कि अल्टीमेटली सब लोगों को स्टेबल किया जाए, मूवमेंट के लिए, रोमिंग के लिए फ्री ना छोड़ा जाए। एक और अपील भी है ऐसे सभी लोगों से जो अपने घरों से निकल गए हैं और जो पैदल यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, वो इंतजार करें। विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य पारस्परिक संवाद बना हुआ है, समन्वय से कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड वे में उन्हें उनके घर पहुंचाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। सब्र रखें और निश्चित रूप से वो अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचेंगे। रुड़की के टोंडा कल्याणपुर में आर्मी कैंट के गेट पर रास्ता खोलने की मांग को लेकर धरना दे रहे ग्रामीणों पर सेना सीमा क्षेत्र के अंदर से पथराव किया गया। लोगों को हटाने के लिए पानी की बौछारें भी मारी गई। वहीं ग्रामीणों की ओर से भी सेना सीमा के अंदर पत्थर फेंके गए। पथराव में 4 महिलाओं समेत 6 ग्रामीणों को चोटें आई हैं। घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए भेजा गया। दरअसल रुड़की के टोंडा, कल्याणपुर, नंदा कॉलोनी आदि क्षेत्रों के लोग सेना क्षेत्रों के रास्ते से शहर में प्रवेश करते हैं। वहीं सेना की ओर से ग्रामीणों को यहां से आने जाने पर अक्सर पाबंदी लगाई जाती रही है। वहीं लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर से रास्ते को बंद कर दिया गया है, तो ग्रामीण सेना क्षेत्र सहित रास्ते की मांग कर रहे हैं। और यूपी के कासगंज में गुजरात और अहमदाबाद से 1209 मजदूर पहुंचे। सभी के स्टेशन पर स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद उनका मेडिकल कराया गया। आए हुए श्रमिकों को 14 दिन से 21 दिन का क्वारंटाइन किया गया है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मजदूरों को उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि मजदूरों के कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है उनसे। मेडिकल के बाद सभी को बस से भेजा गया। और वहीं यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मुठभेड़ थाना लोधा इलाके से में खैरेश्वर चौराहे के पास हुई। दरअसल गुरुवार की देर रात पुलिस खैरेश्वर चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो वो बाइक घुमाकर पुलिस को चकमा देते हुए लोधा की तरफ भाग निकला। पुलिस ने पीछा कर लोधा के अखन गांव के पास बदमाश को घेर लिया। खुद को चारों तरफ से घिरता देख बदमाश बाइक सड़क पर छोड़ फायरिंग करते हुए खेतों में भाग गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। करीब 15 मिनट तक पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी सिटी अभिषेक कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाश की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू के रूप में हुई है। 4 प्रकार के युग हुए। सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद में कलयुग। इन युगों में जब ऋणात्मक शक्ति और ऊर्जा की वृद्धि हुई, चाहे वायरस के माध्यम से हुई हो, चाहे व्यक्ति के माध्यम से हुई हो, चाहे चिंतन के माध्यम से हुई हो, तब तक भगवान विष्णु को इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। बुद्ध का विष्णु के रूप में अवतार माना जाता है। कल भी उनका पूजन करेंगे बुद्ध के रूप में, और भगवान के विष्णु के स्वरूप में सुख शांति समृद्धि मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी
और कोरोना पर अब विजय प्राप्त होंगे। अपने घर में रह करके अपना देवी का पूजन करेंगे, अपने घर में रह के विष्णु के अवतार का पूजन करेंगे। आज करेंगे नरसिंह भगवान का पूजन, कल करेंगे बुद्ध भगवान का पूजन, और इस प्रकार से आप में आत्मबल आएगा। आपकी तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे। जब विष्णु ऋणात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए अवतार लेते हैं, उनकी आराधना करेंगे तो आपकी भी इच्छाओं की पूर्ति। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।